आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। बात दरअसल सन 1979 की है। सीआरपीएफ के जवानों के सुरक्षा घेरों के बीचों बीच चलता हुआ एक शख्स सरकारी बंगले से बाहर निकला और जाकर सरकारी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर को आदेश दिया कि ड्राइवर चलो। ड्राइवर ने पलटकर सवाल पूछा, साहब कहाँ जाना है? उत्तर मिला, तुम बस चलते चलो, रास्ता मैं बताता जाऊंगा। रास्ता बताते बताते गाड़ी खेत के बीचों बीच ले जाकर रुकवा दी गई और देखा कि खेत में ट्यूबवेल के पास बैठकर दो किसान खाना खा रहे थे। ड्राइवर को आदेश मिला कि वो गाड़ी उन किसानों के पास ले जाकर रोकी जाए। बड़े साहब को गाड़ी से उतरता हुआ देखकर किसान घबरा गए और घबराहट में खाना कोने में रखकर खड़े हुए और सलामी ठोकने लगे। जब साहब किसानों के पास पहुंचे तो उन्होंने किसानों से सवाल किया कि क्या हुआ, आज खाना नहीं आया क्या? किसानों ने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं साहब। बदले में एक और सवाल मिला, तो फिर आप अभी क्या खा रहे थे? किसान घबरा गए और घबराकर उन्होंने हामी भरते हुए जवाब दिया। किसानों को खाना खाते हुए देखकर साहब ने ड्राइवर को आदेश दिया कि ट्यूबवेल के पास रखा हुआ खाना उनके पास लाया जाए और वहीं किसानों के साथ खेत में मट्टी पर खाना खाने बैठ गए। साहब का ये अनोखा रूप देखकर सीआरपीएफ के जवान, ड्राइवर और किसान तीनों ही हैरान थे, परेशान थे। खाना खाते खाते किसानों से सवाल किया, गुड़ नहीं लाए क्या? किसानों ने जवाब दिया, नहीं साहब, गुड़ खत्म हो गया है। पूछा गया क्यों? तो उत्तर मिला कि बहन की यहाँ एक बेटा हुआ है और बेटा होने की खुशी में छूछक भिजवानी थी, इसलिए वो गुड़ वहां भिजवा दिया गया। ये जो साहब, जिनको मैं साहब कहकर संबोधित कर रहा हूं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी हैं। चौधरी चरण सिंह सन 1979 से 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 के दौरान देश के उप प्रधानमंत्री रहे, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम भी इन्होंने संभाला। इसके अलावा दो बार 1967 और 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने कार्यभार संभाला। बहुत बड़ी शख्सियत थी। लेकिन आज मैं इनकी बायोग्राफी क्यों बना रहा हूं, उसकी एक खास वजह है। किसान आंदोलन अपने पूरे चरम पर है। किसानों की मांगे सरकार अभी नहीं पूरी कर पा रही है और आंदोलन को जारी रखा जा रहा है। अब ऐसे में अगर किसानों की मांगों की बात हो और मैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आपको ना बताऊं तो वो निश्चित तौर पर अन्याय होगा। देश का कोई सबसे बड़ा किसान नेता आज तक के इतिहास में हुआ है तो उसका नाम है स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह, देश के 5वें प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह जी की बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में आपको बताता चलता हूं। सन 1902 में आगरा प्रोविंस में, सन 1902 में देश आजाद नहीं हुआ था तो प्रोविंसेस में बटा हुआ था देश। प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थी। तो यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस की आगरा प्रोविंस में एक नूरपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर 1902 को। ये नूरपुर गांव आज उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गाजियाबाद से, दिल्ली से सटे गाजियाबाद से जब आप उत्तर प्रदेश में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक हापुड़ डिस्ट्रिक्ट आता है। उस हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में ये नूरपुर गांव है। ये वही हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के मशहूर कवि कुमार विश्वास भी आते हैं और वहीं से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी आते हैं। बहरहाल, तो 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर गांव में एक किसान के घर चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी किसान थे और यहाँ से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनकी लाइफ में। अगर मैं ये बार बार कहूँ कि इनके पिताजी किसान थे तो समझ जाइएगा कि इनकी राजनीतिक नींव ही इसी तथ्य पर रखी गई है कि इनके पिताजी किसान थे। और आज भी इनका जो जिसे उपाधि दी जाती है, इनको आज भी देश के लाखों लोग और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जानते हैं, वो इनको चैंपियन ऑफ इंडियन पीटी में बदलाव किए, वो अपने आप में उल्लेखनीय थे। उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो सन 1902 में 23 दिसंबर को इनका जन्म हुआ। उसके बाद किसानी करते करते खेती इन्होंने बचपन से ही सीखनी शुरू कर दी थी क्योंकि इनके पिताजी का एकमात्र वही पेशा था। और 1925 में आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से ही
लॉ किया, लॉयर की डिग्री भी, LLB की डिग्री भी हासिल कर ली 1927 तक। और उसके बाद इन्होंने अपनी सिविल लॉयर की प्रैक्टिस चालू कर दी 1928 में। देखिए, आगरा में रहते थे, नूरपुर, मैंने जैसे आपको बताया कि गाजियाबाद से ज़्यादा दूरी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा दूर है पर इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा मान के चलिए कि अगर आप हरियाणा में अभी रहते हैं या सोनीपत बहादुरगढ़ में रहते हैं, तो बहादुरगढ़ से आपको नोएडा जाना होगा, लगभग इतना डिस्टेंस रहता है। क्योंकि उस समय पे डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं माना जाता था और लोगों को लंबी लंबी यात्राएं करने की आदत हुआ करती थी। तो ये अपने गांव से, नूरपुर से निकल करके गाजियाबाद आ गए सन 1928 में, और सिविल लॉयर की इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। क्योंकि गांव में रह करके अब इतना स्कोप नहीं था ऑक्यूपेशन का। आज की डेट में तो फिर भी हालात बेहद बेहतर हैं पहले से कंपेयर किया जाए तो नूरपुर से निकले, अपने गांव से निकले और गाजियाबाद आ गए। सिविल लॉयर की प्रैक्टिस करनी इन्होंने चालू कर दी। सन 1928 की बात है ये। इसके बाद इन्होंने सन 1937 में जन्म अपना इन्होंने कदम रख दिया पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर। देखिए, किसानी करते नहीं, किसान के बेटे थे, बचपन में इन्होंने किसानी करी, पढ़ाई करी, दोनों चीजें साथ साथ चलाई। पिताजी को उम्मीद नहीं थी कि लड़का इतना होशियार निकल जाएगा, वरना पारंपरिक तौर पर ऐसा ही चलन था उन दिनों हिंदुस्तान में कि कोई भी व्यक्ति, जिस अगर किसान के घर एक बेटे ने जन्म लिया है तो वो सुनिश्चित था, वो अपने आप ही डिफॉल्ट कह सकते हैं ना, एक तरह से डिफॉल्ट सेटिंग थी कि के लिए भेजा जाए और अपना करियर बनाए। तो ये गाजियाबाद आए, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल लॉयर की प्रैक्टिस करने लगे। उसके बाद 1937 में उत्तर प्रदेश के छपरौली जिला से, छपरौली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश में, वहां से इन्होंने एंटरिम सरकार जो बनी थी 1937 में, वहां से इन्होंने MLA के चुनाव लड़े और इनको मतलब MLA की सीट दे दी गई छपरौली जिला से। यूनाइटेड प्रोविंस की असेंबली में जाकर के बैठ गए थे। 34 साल उस समय इनकी उम्र थी। तो 34 साल में जाकर ये छपरौली जिला से MLA इलेक्ट हो चुके थे। और इसके बाद ये ना, इनके देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि आप पॉलिटिक्स में एंटर करें और आप एकदम से कोई ऐसा फैसला ले आए या ऐसा कोई रिफॉर्म कर दें कि पूरा देश आपको एकाएक जान जाए। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA से लेकर पूरे देश में एक बड़े नेता का सफर तय करना, वो भी इतनी जल्दी, एक साल के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है। अब इन्होंने वो सफर कैसे तय किया मैं आपको बताता हूँ। सन 1938 में ये यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश की असेंबली में बैठे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन चल रहा था। तो ये एक बिल लेकर आए, अपने आप से इन्होंने एक बिल तैयार किया। उस बिल को नाम दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल। अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं या थोड़ा बहुत आपने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा है तो आपको इस मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में हल्का पता होगा। खैर, मैं आपको बताता चलता हूँ, नहीं भी जानते हैं तो एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस बिल इन्होंने एक बिल लेकर आए। और वो बिल एकदम से, जिसे कहते हैं ना कि जमीन और रात आसमान का अंतर था उस बिल में। जो हालिया परिस्थिति किसानों की थी उसको एकदम से इन्होंने एकाएक उलट फेर करके रख दिया एक बिल के तहत। ऐसे ऐसे इन्होंने उसके अंदर रिफॉर्म्स सजेस्ट किए और बहुत ही बेहतरीन वो बिल लगा। और बात तब और पुख्ता हो गई जब हिंदुस्तान टाइम्स ने 1938 में, सेम ईयर में, इस बिल को, यानी कि इनके सजेशन को अपने अखबार में पब्लिश कर दिया। उन्होंने फ्रंट पेज पर ले जाकर के ये रिपोर्ट छाप दी कि भाई यूनाइटेड प्रोविंस में एक MLA हैं जिनका नाम चौधरी चरण सिंह है और वो इतना बेहतरीन बिल लेकर आए हैं किसानों के लिए। अब आप लोग बताइए क्या करना है। तो लोगों ने पढ़ा और पॉलिटिकल पार्टीज ने पढ़ा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पढ़ा और बहुत सारे गवर्नर्स ने पढ़ा। तो लोग बहुत एक्साइटेड हुए और 1940 में सबसे पहले पंजाब में इस बिल को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। ये चौधरी चरण सिंह की बहुत बड़ी जीत थी और यहाँ से चौधरी चरण सिंह का नाम पूरे देश में ऐसे फैला जैसे जंगल में लगी आग फैलती है। पूरा देश अब चौधरी चरण सिंह को किसान नेता के रूप में जानता था। किसानों को अपनी एक उम्मीद दिखती थी, कहीं भी अगर किसानों के लिए बदलाव की बात आती थी तो सबसे पहले नाम चौधरी चरण सिंह का आता था। यहाँ पर ही किसान नेता बन चुके थे। तो अब इनका नाम धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बड़ा होने लगा। इसी बीच इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी था। वो खुद MLA थी, वो भी MLA रहीं गोकुल से। उत्तर प्रदेश में गोकुल है जहाँ के कृष्ण जी बताए जाते हैं, तो वहाँ से वो MLA रहीं सन 1974 में। और मतलब वो भी MLA ही थी, राजनीतिक संबंध थे। उसके बाद इनका विवाह हुआ और फिर जब देश आज़ाद हुआ, इनके बेटे भी हैं, इनके बेटों के बारे में 6 संतान हैं इनकी। इनके एक बहुत सबसे बड़े बेटे अजीत सिंह के बारे में आप जानते होंगे। अजीत सिंह आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। हालांकि अब दुर्भाग्यपूर्ण इनकी पार्टी, जो अजीत सिंह की पार्टी है, उसका वर्चस्व इतना नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश में। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब उनका थोड़ा सा वर्चस्व है, वरना वो अब आप नल एंड वॉइड मान के चलिए उस पार्टी को। बहरहाल, तो अब 1952 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बने।
उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन के इन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। यहाँ से और पुख्ता हो गई इनकी इमेज कि भाई ये आदमी तो किसानों के लिए ही काम करता है। उसके बाद 1967 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्योंकि इनके जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी और इनकी आइडियोलॉजी में बहुत फर्क था। ये मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू को भैया ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं है, तो वो ग्राउंड लेवल पे किसानों के बारे में सोच नहीं सकते। वो बस हवाई बातें करते हैं, पुख्ता बातें करते हैं, बाहर से बातें करते हैं, ग्राउंड लेवल पे उनकी पॉलिटिक्स बहुत कमजोर है, ऐसा इनका मानना था चौधरी चरण सिंह का। और इन्हीं कुछ हालातों के चलते, इन्हीं द्वंद्वों के चलते सन 1967 में यानी कि 1967 में इन्होंने पार्टी छोड़ दी और इनके दोस्त थे राजनारायण और राम मनोहर लोहिया, उनके साथ मिलकर इन्होंने भारतीय क्रांति दल BKD नाम की एक नई पार्टी बना ली। और यूपी में इनका वर्चस्व तो पहले से ही था। 1937 से भैया वहाँ के MLA थे और चुनाव लड़ते आ रहे थे, किसान नेता पूरा देश जानता था। तो 1967 में बहुत आसानी से बिना किसी दिक्कत के ये लोग चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। चौधरी चरण सिंह 1967 में मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर से जब इनकी सरकार गिरी, फिर 1970 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने ये, तो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं ये उत्तर प्रदेश के, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सरकार कैसे गिरी थी। देखिए 1970 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वहां तक कोई दिक्कत नहीं चल रही थी क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार 66 में आ चुकी थी और 11 साल तक इंदिरा गांधी की सरकार रही। लेकिन जब 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो वहां से देश की राजनीति पलटनी शुरू हो गई। इंदिरा गांधी ने इनको, चौधरी चरण सिंह को भी जेल में डाल दिया था क्योंकि उनको पता था कि ये बड़े नेता है, लोगों को उकसा सकते हैं, तो इनको भी उठा करके जेल में डाल दिया गया। तब ये जेल में रहे और जब पॉलिटिक्स पलटी, जब इमरजेंसी खत्म हुई तो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी थी। लोगों ने जनता पार्टी को वोट दिए, मोरारजी देसाई को देश का पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उनकी सरकार में ये चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने, होम मिनिस्टर बने देश के, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, ऐसे कार्यभार इन्होंने संभाले। लेकिन फिर 1979 में इनकी मोरारजी देसाई के साथ भी अनबन रही, राजनारायण भी इनके साथ थे, तो इन्होंने 1979 में मोरारजी देसाई की पार्टी से भी अपना हाथ वापस खींच लिया, वो अस्थिर हो गई। 79 में मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ गया। अब मोरारजी देसाई ने जब इस्तीफा दिया तो ये जाकर 28 जुलाई को खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब आप कहेंगे राजनारायण का क्या हुआ? वो भी तो इनके साथ थे। राजनारायण भी इनके साथ थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण राजनारायण की मृत्यु हो गई थी 2 जनवरी 1979 में, मतलब उसी साल राजनारायण की डेथ हो गई। तो अब ये जाकर के प्राइम मिनिस्टर बन गए देश के और 28 जुलाई को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। छोटा कार्यकाल रहा, 5 महीने 16 दिन के लिए ये प्राइम मिनिस्टर रहे, 14 जनवरी तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी फिर से जीत गई और इंदिरा गांधी जीती तो फिर वहां से धीरे धीरे चीजें वापस ट्रैक पर आने लगी, पॉलिटिक्स स्थिर होने लगी। तो ये थे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। और इनकी अब जो जन्म तिथि है 23 दिसंबर के उपलक्ष्य में, इनके याद रखने के लिए हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। अब 23 दिसंबर आने वाली है, किसान दिवस मनाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इनको हम सभी पहचानें और इनके वक्तव्य इनके चरित्र से हम कुछ सीखें और सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज के इस वीडियो में मात्र इतना ही। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।